हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने गेस्टाल्ट की जो थ्योरी की थी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी की थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ब्रूनर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। संरचनात्मक या फिर निर्मितवाद इस थ्योरी को कहते हैं, उसका सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रूनर थे, उनका नाम था जीरोम ब्रूनर। उनका पूरा नाम क्या था? जीरोम ब्रूनर था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी 1960 में। मोटी मोटी थोड़ी जो है ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। 1960 में उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था शिक्षा की प्रक्रिया। इंग्लिश में उस बुक का नाम था द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, और उन्होंने उस बुक में दो बुकों की और जो है चर्चा की थी। ठीक है, तो उन दो बुकों का क्या नाम है जो कि बहुत फेमस है और जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहली बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दूसरी बुक का नाम है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, मतलब कि कुछ विशेषताएं दी हैं अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब कि इनके अनुसार इन्होंने कहा है ज्ञान की एक फिक्स संरचना होती है। ठीक है, अतः बालक को उस संरचना को से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि टीचर जो होता है, टीचर को प्रयास करना चाहिए कि उन जो बालक की जो संरचना है उनसे बच्चे को अवगत कराएं। कहने का मतलब है हर व्यक्ति के अंदर कुछ फिक्स नेचुरल संरचनाएं होती हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, बालक को उस संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। किसे? टीचर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब है बच्चे को एक क्या करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग एड्स के माध्यम से जो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सामग्री के एक्टिविटीज़ करा के जो पढ़ानी चाहिए, उससे मतलब कि कंस्ट्रक्ट के हिसाब से कॉन्सेप्चुअल जो है बच्चे को समझाना चाहिए। तो ये जो है उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर वो ज़्यादा मतलब कि स्थायी रहता है। वो बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्थायी, मतलब कि उसे बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, स्थायी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से तरीकों द्वारा बताता है। जो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ज्ञान को जो है ग्रहण कर लेते हैं, फिर अपने जो मस्तिष्क होता है उसमें कुछ संरचनाओं के द्वारा, कुछ मतलब कि कुछ थ्योरी ट्रिक के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपनी मानसिक रूप में क्या कर लेते हैं, उसे धारण कर लेते हैं। तो जो ये है स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब कि अधिगम के कुछ स्टेज दिए हैं किसने? ब्रूनर ने। ठीक है, तो पहली स्टेज का नाम है इनएक्टिव, जिसे सक्रियता या फिर विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 0 से 3 साल तक के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होते हैं, बच्चों को बच्चे अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, या फिर इमोशंस जैसे कहते हैं हम, संवेदनाओं के द्वारा क्या करता है, सीखता है। बच्चा किससे सीखता है? अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करके सीखता है। ठीक है, और अपने इमोशन से सीखता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है हाथ पैर को फेंकता है। ठीक है, और जो है मुंह चलाना सीखता है। ठीक है, दूध की बोतल को उठाता है। ये सब क्या है, ये फिजिकल एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट दूसरा बात करेंगे, वो है आइकॉनिक को हम हिंदी में कह सकते हैं दृश्य प्रतिमा विधि। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 12 साल तक के लिए होता है, और ये डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन कौन सी स्टेज हैं। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे, इनएक्टिव है, आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है। अब हम बात करने जा रहे हैं आइकॉनिक की। आइकॉनिक का जो टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने अभी बताया, 3 से 12 साल तक के लिए होता है। इसमें क्या होता है, बालक अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमाएं बना लेता है। ठीक है, मतलब कुछ कंक्रीटनेस बना लेता है, फिर उसके द्वारा क्या करता है, उसके द्वारा सीखता है। फिर किसके द्वारा सीखता है? उसके द्वारा, मतलब कि कुछ मूर्त प्रतिमाएं बना लेता है। ठीक है, उसके द्वारा फिर क्या करता है, बालक सीखता है। नेक्स्ट जो लास्ट वन जो स्टेज है उसका नाम है सिंबॉलिक। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि सिंबॉलिक का मतलब है सांकेतिक विधि। इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से अबव है। इसमें क्या करता है, लर्निंग की हाईएस्ट स्टेज है। ये किसकी है? लर्निंग मतलब अधिगम की सबसे उच्चतम स्टेज इसे कहा गया है, सिंबॉलिक को। इसमें क्या करता है, बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन। बच्चा इसमें क्या करना स्टार्ट कर देता है, अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इस स्टेज को क्या कहा गया है, उच्चतम अवस्था कहा गया है। ठीक है, ये कब डेवलप होती है? बालक के 12 साल के बाद डेवलप होती है ये। ठीक है, इसमें भी कुछ मतलब कि एक आध दो पॉइंट हैं, जैसे इसमें प्री लर्निंग
अधिगम कंपेटेबिलिटी आ जाती है, कहने का मतलब है अधिगम की पूर्वानुकूलता आ जाती है, बच्चे के अंदर ज्ञान की संरचना करने लगता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और बच्चा क्रम से अधिगम करना सीख जाता है, सिक्वेंस से सीख जाता है, ठीक है। और बच्चे को मतलब फीडबैक वो सब कुछ समझ में आ जाता है, अपनी प्रॉब्लम को जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो है इसमें ये डिफरेंस पूछे जाते हैं कि इंट्यूसिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और मतलब कि ब्रूनर जो थे उन्होंने किस पर ज़्यादा फोर्स किया था, किस पर ज़्यादा बल दिया था, अंतर्दर्शी चिंतन पर या फिर विश्लेषणात्मक चिंतन पर। तो जो ब्रूनर थे उन्होंने कहा था कि हमको एनालिटिकल थिंकिंग की जगह मतलब कि विश्लेषणात्मक चिंतन की जगह की अपेक्षा हमको किस पर ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, इंट्यूटिव थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अंतर्दर्शी चिंतन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इनके बारे में जो जनरली एग्जाम में आता है तो इनके डिफरेंस हम देख लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इंट्यूटिव जो थिंकिंग है, अंतर्दर्शी चिंतन किसे कहते हैं, एक कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउ पीपल टू मेक डिसीजंस क्विकली विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। कहने का मतलब है एक संज्ञानात्मक प्रोसेस है ये, जो कि क्या करती है, लोगों को क्या करती है, लोग क्या करते हैं जल्दी जो है क्विकली डिसीजन लेते हैं। इंट्यूटिव थिंकिंग के अंदर, अंतर्दर्शी चिंतन के अंदर लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जो है क्विक डिसीजन लेते हैं बिना कोई सोचे समझे, मतलब कि कॉन्शियस रीजनिंग, बिना कोई तर्क वितर्क के जल्दी जो डिसीजन लेते हैं, इसको कहते हैं हम अंतर्दर्शी चिंतन, ठीक है। और विश्लेषणात्मक चिंतन क्या होता है, ये मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कि कोई ज़्यादा कोई टिपिकल टॉपिक है तो उसे क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर क्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक सिंपल सब्सटेंस में, मतलब कि सिंपल चीज़ों में तोड़ने का जो है तरीका अपनाते हैं एनालिटिकल थिंकिंग में, विश्लेषणात्मक चिंतन में। और क्या होता है अंतर्दर्शी चिंतन में, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड गट फीलिंग्स भी इसके नाम से जानते हैं, या फिर इंस्टिंक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ ए फीलिंग, ये एक फीलिंग है ना कि एक थॉट। क्या एक फीलिंग है, मतलब कि जो अंतर्दर्शी चिंतन है वो एक फीलिंग है, ना कि एक थॉट है, ना कि एक सोचना है, ठीक है। मतलब कि क्विक डिसीजन लेना बिना कोई, मतलब कि बिना कोई कॉन्शियस रीजनिंग के, बिना कोई तर्क वितर्क के जल्दी जो है डिसीजन लेना, ये अंतर्दर्शी चिंतन के अंदर आता है, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ये किस पर बेस्ड है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, ये पास्ट नॉलेज पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें क्विक जजमेंट्स लिए जाते हैं, क्विक जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, अंतर्दर्शी चिंतन के अंदर। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक चिंतन, इसमें ये इट कैन हेल्प पीपल इफेक्टिवली कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मतलब कि ये लोगों को क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये जो विधि है एनालिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किस चीज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को हम जो है सिंपल चीज़ों में तोड़कर मतलब कि अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विश्लेषणात्मक चिंतन के अंदर, ठीक है। और ये क्या हेल्प करती है, इट इज़ हेल्प टू टैकल चैलेंजेस। इसमें हम क्या करते हैं चैलेंजेस को टैकल करते हैं, ठीक है। और विद एक्यूरेसी एंड एडेप्टेबिलिटी, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि कोई भी जटिल, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो उसे हम कैसे करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नियम आ गया तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को, कोई चीज़ जटिल है तो उसे हम साधारण तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, ब्रूनर ने कहा है कि हमको अंतर्दर्शी चिंतन पर कम ध्यान दिया जाता है, मतलब कि ज़्यादातर स्कूलों में अंतर्दर्शी चिंतन पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। किसकी अपेक्षा, विश्लेषणात्मक चिंतन की अपेक्षा जो है अंतर्दर्शी चिंतन पर कम ध्यान दिया जाता है। पर हमको क्या करना चाहिए, जबकि टीचर को क्या करना चाहिए, अंतर्दर्शी चिंतन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए, अधिक फोर्स देना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कौन कौन से पॉइंट बताए, उन्होंने कहा है स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन, हमें विषय की संरचना के हिसाब से जो है अधिगम करना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को क्या करवाना चाहिए, एक डिस्कवरी लर्निंग के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, अधिगम करना चाहिए, मतलब कि अन्वेषणात्मक चिंतन के हिसाब से जो है डिस्कवरी लर्निंग जो है ये ब्रूनर ने दिया है। ये पूछा जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है ये किसने दिया है, ये ब्रूनर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस, संबंधता का महत्व। इसका महत्व, इस जो रिलेवेंस है, इंपोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस है, इसे दो भागों में ब्रूनर ने जो है मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया, वर्गीकृत कर दिया है। पहला है सोशल रिलेवेंस, जिसे बोलते हैं सामाजिक संबद्धता। दूसरा है पर्सनल रिलेवेंस, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत संबंधता, ठीक है। तो ब्रूनर ने कहा है कि हम समाज से जो है बच्चा जल्दी सीखता है इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको कहते हैं
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेडीनेस, मतलब कि तत्परता का नियम। ये भी किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। और ब्रूनर ने क्या दिया है? इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स डूइंग थिंग्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी जो है ये भी जो है ब्रूनर ने दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कुछ अधिगम के प्रेरक बताए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी बुकों में लिखा है, 2 बुक जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब उनके नाम एक और बार देख लेते हैं। पहली बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दूसरी बुक का नाम है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। तो द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में इन्होंने ब्रूनर ने कहा है टीचर को लर्निंग के उद्देश्यों से बालकों का परिचय कराना चाहिए। मतलब कि टीचर को अधिगम के दौरान बच्चों का क्या करना चाहिए? परिचय कराना चाहिए, जिससे कि क्या हो, बच्चों के अंदर क्या हो, बच्चों की कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से मोटिवेट होकर रुचि के साथ कार्य करें। कहने का मतलब है बच्चों, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, अधिगम करा रहा होता है, तो उसका उद्देश्य पहले क्या होना चाहिए? बच्चे को क्या कराए? उस चीज़ के मोटी उसका परिचय दे। उससे क्या होगा? बच्चे के अंदर कार्य करने के लिए क्या होगी? मोटिवेट होकर वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, फिर वो रुचि के साथ उस कार्य को पूरी एक्टिवनेस के साथ करेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।